इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में जितना है, जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उतना ही देख लेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में इस टर्म का मतलब क्या है, क्लाउड। ठीक है, तो सपोज़ ये एक लैपटॉप है मेरा, तो ये लैपटॉप में मेरे पास एक स्टोरेज जैसा कुछ है जिसमें मैं अपना सामान या अपना डेटा रख सकता हूँ। इस लैपटॉप में जो स्टोरेज है उसमें मैं सामान अपना या डेटा कुछ भी रख सकता हूँ अपना। इस तरह अगर मुझे लैपटॉप की स्टोरेज कम पड़ रही है तो मैं लैपटॉप अपग्रेड करने जाऊँगा तो मुझे ऑलमोस्ट इससे डबल कॉस्ट देना पड़ेगा। सपोज़ ये मेरा 512 GB SSD का लैपटॉप है, तो मुझे अगर स्टोरेज कम पड़ रही है तो 1 TB SSD लेना पड़ेगा मुझे लैपटॉप, उसके साथ प्लस ये वाला लैपटॉप का जो डेटा है सब कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मुझे नए लैपटॉप में, तो उसका हेडेक अलग। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन था। अगर मुझे मेरी स्टोरेज कम पड़ रही है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसका एक और सॉल्यूशन निकला क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद। सॉल्यूशन ये था कि मैं ये सेम लैपटॉप को अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, इस सेम लैपटॉप को मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, प्लस मैंने क्लाउड सर्विस ले ली है। ठीक है, क्लाउड सर्विस का मतलब क्या है कि मैंने इंटरनेट पे स्टोरेज ले ली है। इंटरनेट पे स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, पर आगे देखते हैं कि कैसे इंटरनेट पे स्टोरेज ली है। ठीक है, इस इंटरनेट पे को इंटरनेट से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। पर कैसे मैंने इंटरनेट से स्टोरेज ले ली। अब मेरा कुछ भी डेटा है, वो डेटा हो सकता है टेक्स्ट फॉर्म में हो, वो डेटा हो सकता है इमेज फॉर्म में हो, डेटा हो सकता है वीडियोस फॉर्म में हो, या फिर डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है। अब इस डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा था कि लैपटॉप पे स्टोरेज कम पड़ रही है मुझे, तो लैपटॉप अपग्रेड करने से अच्छा सॉल्यूशन हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करना है। पर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करना कैसे, एक बार अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैंने सेम लैपटॉप पे ही कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से बात करके उसकी सर्विस ले ली है, बदले में मैंने उसको कुछ मंथली चार्जेस दिया है अभी के लिए। सपोज़ ये मेरा लैपटॉप था पहले से ही, और ये लेने पे मेरा बजट 1 लाख बन जा रहा था। ठीक है, इसकी जगह मैंने सेम लैपटॉप से कंटिन्यू किया और 500 रुपीज़ सपोज़ दे के एक्स्ट्रा स्टोरेज ले ली। सपोज़ मैंने 100 GB ले ली। ठीक है, अब ये 100 GB को मैं एक्सेस कर सकता हूँ इंटरनेट से। ये 100 GB जो स्टोरेज मुझे मिली है, जो मुझे किसी ने दी है, जिससे मैंने ख़रीदी है, तो ये इंसान अब मुझे उसके सर्वर्स पे डेटा स्टोर करने देगा। ठीक है, एक बार सर्वर देख लेते हैं। अब सपोज़ ये कुछ सर्वर जैसा है, सर्वर्स लंबे नहीं होते, बस सर्वर्स पतले होते हैं, इनका स्टैक बना हुआ होता है, इसलिए लंबे दिखाते हैं सारे फोटोज़ में। ठीक है, तो ये मेरे सर्वर्स है। सपोज़ ये सर्वर्स है मेरे गूगल के पास, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर के पास। ठीक है, अब उसने मुझे सपोज़ इतना पार्ट दिया जिसमें 100 GB स्टोरेज थी, और वो 100 GB स्टोरेज मैं यूज़ कर सकता हूँ इंटरनेट यूज़ करके। अब कैसे, मैं मेरे जो डेटा था जिसके लिए मुझे स्टोरेज चाहिए थी, उस डेटा को मैं अपलोड कर रहा हूँ इन इन सर्वर्स पे, इस स्पेसिफिक स्टैक पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे, स्पेसिफिक सर्वर पे, जहाँ मुझे गूगल ने अलोकेट किया है इस चार्ज के बदले में।
ठीक है, मैं अपने डेटा को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपलोड करने का मतलब क्या है, ये सर्वर जो है ये हमारे नहीं है, ये गूगल के हैं, पर गूगल ने मुझे इतना पोर्शन रेंट पे दिया है। ये वाला जो सर्वर है मुझे रेंट पे दिया है गूगल ने, और उससे मैं अपना डेटा वहाँ पे अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक गूगल ड्राइव बेस्ट एग्जांपल है, सब लोग यूज़ करते ही हैं। तो गूगल ड्राइव में स्टार्टिंग में वो 15 GB फ्री देता है, स्टूडेंट्स आईडी पे 100 GB फ्री दिया हुआ है उसने। तो हम अपना डेटा इन जगहों पे अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे। ठीक है, इसके लिए गूगल कोई पैसे नहीं लेता है, बट अगर इसको एक्सटेंड करना है तो उस चीज़ के लिए गूगल फिर मंथली चार्जेस लेने लगेगा। ठीक है, तो ये सारा स्टोरेज हमको गूगल की तरफ से फ्री मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट में 5 GB फ्री मिलता है, iCloud में 5 GB फ्री मिलता है, अब तो जियो भी 5 GB फ्री दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी जगहों पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुआ कि क्लाउड का मतलब क्या होता है। अब क्लाउड प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक टर्म है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इस केस में, इन दोनों ही केस में जो अभी डिस्कस किए, इस केस में गूगल हमारा सर्विस प्रोवाइडर था। ठीक है, गूगल ने हमें अपने सर्वर्स से थोड़ा स्टोरेज हमें दिया था। ये ज़रूरी नहीं है स्टोरेज हो, ये हो सकता है प्रोसेसर्स हो, प्रोसेसिंग पावर दे रहा हो हमें, हो सकता है हमें अपनी वेबसाइट या अपना ऐप लॉन्च करना, होस्ट करना हो, तो ऐप्स लॉन्च करने के लिए गूगल देता है गूगल ऐप इंजन। ठीक है, इसी तरह वेबसाइट होस्ट करने के लिए भी हमें एक क्लाउड चाहिए, अपना डेटा सारा इमेजेस और सब कुछ अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर क्या हुआ, जो जो कंपनी, जो प्रोवाइडर, जो वेंडर है, वेंडर टर्म यूज़ होता है इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में, कि जो कंपनी है, जो वेंडर है, हमें सर्विस दे रही है, जो हमें स्टोरेज दे रही है, जो हमें प्रोसेसिंग पावर दे रही है। इसमें स्टोरेज में इंक्लूड होता है प्रोसेसर्स, सॉरी सर्वर्स में, सॉरी सर्वर्स में होता है प्रोसेसर्स प्लस सीपीयू प्लस इसमें रैम भी होती है। जो हमें वर्चुअल कंप्यूटर्स मिलते हैं उनकी बात है, वो जो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, अगर किसी चीज़ के एडवांटेज है तो उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं सारे ही क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें अगर किसी रीज़न से हमारा डेटा डेटा सर्वर में कुछ डिफेक्ट आने से हमारा डेटा अगर चला जाता है तो वो हमें रिकवर करके दे देते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, एक्सेस करना इनको ईजी है, हम घर बैठे ही इंटरनेट को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को। मतलब हमें कोई नया लैपटॉप बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अगर हमारी स्टोरेज फुल हो गई है तो हमने बस अपना इंटरनेट पे स्टोरेज परचेज़ किया था, ऐसा कह सकते हैं। अब इस टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस का, कि इंटरनेट से स्टोरेज लिया है। ठीक है, इंटरनेट से स्टोरेज लिया है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम इंटरनेट पे नहीं स्टोर कर रहे, फाइल्स डेटा कुछ भी हवा में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल जो प्रेजेंट होंगे हार्डवेयर उन्हीं में ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वर्स है इस केस में, और वो पड़े हैं गूगल या किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास। ठीक है, किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास पड़े हैं, बट इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं उनका स्टोर सर्वर्स यूजिंग इंटरनेट, उसके बदले में हम उनको थोड़ा पे कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे हमने ऊपर देखा कि एक नया लैपटॉप लेना मुझे 1 लाख कॉस्ट कर रहा था, जबकि ये सिर्फ 500 रुपीज़ में मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहा था। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हुआ, स्केलेबिलिटी भी हुआ। अब एक गूगल ने यहाँ पे उसके सर्वर्स पे मुझे सिर्फ इतना पोर्शन दिया था। ठीक है, गूगल के सर्वर रूम्स जो होते हैं बहुत सारे, उसमें सर्वर्स होते हैं इस तरह, ये तो एक स्टैक हुआ, ऐसे हज़ारों स्टैक्स होते हैं गूगल के सर्वर रूम में। ठीक है, उसी तरह बड़े बहुत सारे स्टार्टअप्स भी अपने लिए सर्विस लेते हैं इन बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स से। ठीक है, तो वो बहुत बड़े स्केल पे काम करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो है बहुत बड़े स्केल पे सर्विस देते हैं लोगों को। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज। ठीक है, एक ऑटोमेटेड बैकअप्स हुआ। हमने देखा है गूगल फोटोज़ करके एक आता है ऐप एंड्रॉयड में,
तो गूगल फ़ोटोज़ हमें एक ऑप्शन देता है कि ऑटोमेटिक हम अपने जो फ़ोटोज़ है उनका बैकअप ले सकते हैं अपने गूगल फ़ोटोज़ पे, ठीक है। तो वो हमारे ड्राइव पे जाके स्टोर होता है, और इन केस हमारा फ़ोन फॉर्मेट होता है या कुछ भी होता है, तो वहाँ से हम एक क्लिक में सारे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो होता गूगल के सर्वर्स पे है, पर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं सारे जो फ़ोटोज़ हमारे डिलीट हो गए हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल। अब सर्वर्स अगर हमारे पास नहीं है, या आगे देखेंगे कि सर्वर्स हमारे पास कैसे होते हैं, ऑन प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है, उसमें आएगा ये सारी चीज़ें। तो लैक ऑफ कंट्रोल का मतलब गूगल के पास सर्वर्स है, ठीक है। हम अपने हिसाब से कोई भी सर्वर नहीं ले सकते, अब अपने हिसाब से सब कुछ इधर उधर नहीं कर सकते। हमें जो स्टोरेज एलोकेट किया हुआ है, हम उस पर सिर्फ अपना डेटा अपलोड और रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उससे डेटा डाल सकते हैं और ले सकते हैं। माइग्रेशन चैलेंजेस है, हमें अगर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे शिफ्ट करना है, हमें गूगल की सर्विस पसंद नहीं आई, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास जाना है, ठीक है, तो वो स्विच करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इंटरनेट डिपेंडेंट है, अगर अच्छे से यूटिलाइज करना है क्लाउड स्टोरेज को, अगर फास्ट अपलोड और फास्ट डाउनलोड स्पीड चाहिए तो इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट डिपेंडेंट है, ऑफलाइन थोड़ा मुश्किल है क्लाउड पे काम करना, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न्स है, हालांकि अभी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो अमेज़ॉन जैसा है, अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है एज्योर, ठीक है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सारे ऑथोराइज्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनीज है। इसी तरह प्राइवेसी कंसर्न्स हमें रहता है, हमारा डेटा अगर किसी के पास रहेगा तो उसका हमें डर लगेगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो। और फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब हम ऐसे सारे ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एक साथ डील नहीं कर सकते हम। हमारे एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, उस पे हम सारा मैनेज कर सकते हैं, मतलब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है, मैनेज करने के लिए। तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कि हम एक टाइम पे ज़्यादा सारे ही, जैसे ऊपर देखा कि अगर गूगल की सर्विस पसंद नहीं आई तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, इसलिए एक टाइम पे एक सर्विस प्रोवाइडर ही चूज़ करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। सर्विस मॉडल्स के साथ ही देखते हैं ऑन प्रीमाइसिस क्या होता है, सारी चीज़ें देखते हैं। तो सर्विस मॉडल्स करके एक क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, आ सकता है नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने वाला ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं। इस चीज़ को, ऐसे तो जनरली बहुत सारे सर्विस मॉडल्स होते हैं, हमारे सिलेबस में अराउंड 5 सर्विस मॉडल्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे, सबका नाम ही उनका मतलब बता रहा है। एक बार इनके फुल फॉर्म भी लिख लेता है साथ में, तो ये यहीं से ही याद रखेगा, ठीक है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। इसी तरह ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। ये SEC अगर लिखा है तो सॉफ्टवेयर और इसको मिक्स नहीं करना है, ये है सिक्योरिटी एज अ सर्विस, और ये डेटाबेस एज अ सर्विस, ठीक है। ऊपर एक सेंटेंस बोला था मैंने कि ऐसा नहीं है कि क्लाउड प्रोवाइडर सिर्फ स्टोरेज ही प्रोवाइड करते हैं, ये सारी सर्विस मॉडल्स है क्लाउड प्रोवाइडर्स के कि क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी में ही ये हमने 5 लिखे क्योंकि हमारे सिलेबस में 5 थे। हम कह सकते हैं XaaS, ठीक है। एक्स का मतलब है एवरीथिंग या एनीथिंग कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, बस हमारी सिलेबस में ये 5 चीज़ें, इसलिए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो XaaS करके जो टर्म है
वो बताता है कि x, यानी हम जैसे मैथ्स में कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, उसको सपोज कर लिया है एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे सर्विसेज है जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। अभी के लिए हम ये 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑन प्रीमाइसिस क्या होता है। एक टर्म है ऑन प्रीमाइसिस, इसका मतलब क्या होता है। अब सपोज मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई है और वो वेबसाइट मेरे लोकल होस्ट पे है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर पे है, मैंने अभी जस्ट बना के रेडी की है। अब उस वेबसाइट को मुझे अगर लॉन्च करना है, मुझे बाकी लोगों को दिखाना है, मुझे वो वेबसाइट पब्लिश करनी है, तो वो वेबसाइट पब्लिश करने के लिए मुझे चाहिए डोमेन एक, जिस पे मैं पब्लिश करूँगा, और होस्टिंग चाहिए मुझे। मतलब मैं अपने पीसी पे अभी जो मेरे पास वेबसाइट है बनाई हुई, वो वेबसाइट सिर्फ मुझे अपने अपने लैपटॉप पे ही दिखेगी, ठीक है। पर अगर मुझे वो सबको दिखानी है, एक लिंक आ जाती है, वो लिंक पे क्लिक करे तो सबके पास खुल जाए वो वेबसाइट, तो उसके लिए मुझे वेबसाइट पब्लिश करनी पड़ेगी। अब वेबसाइट पब्लिश करने के लिए मुझे लेने पड़ेंगे सर्वर्स, ठीक है, जहाँ पे मेरे वेबसाइट का सारा डेटा मैं अपलोड करूँगा और वहाँ से वो इंटरनेट के थ्रू सब एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एक यूआरएल आ जाएगी, उससे सब एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, एक डोमेन मिल जाएगा मुझे। अब इसको मैंने सर्वर्स परचेस किया, और सर्वर्स मुझे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे, ठीक है, एक एक इससे कंपेयर कर लेंगे सर्विस मॉडल से। बट अगर मैं सर्वर्स लेता हूँ तो ये चीज़ मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी। सबसे पहले तो मुझे एक ऑफिस लेना पड़ेगा, एक रूम लेना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपने सर्वर्स को रख सकता हूँ, ठीक है। जितने सर्वर्स होंगे मेरे रिक्वायरमेंट के लिए उतने सर्वर्स लेने पड़ेंगे। ये सर्वर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। अब सर्वर्स ले लिया तो ठीक है, मेरी वेबसाइट होस्ट हो गई, पर सिर्फ इतना नहीं होता, सर्वर्स को मेंटेन करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। सर्वर्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, सर्वर डाउन नहीं होता। इन शॉर्ट हमें एक एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा, या फिर हमें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा सर्वर्स को कुछ होता नहीं है। सर्वर्स इन शॉर्ट इनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे ऑब्वियसली मेंटेन करने के लिए। सिर्फ सर्वर्स को, सर्वर्स ले लिया, बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर मेंटेन करना उसके लिए और मुझे पैसे लगेंगे, जो कि मेंटेन तब तक करना पड़ेगा जब तक मुझे मेरी वेबसाइट चालू रखनी है, ठीक है। अगर मैं मेंटेन नहीं करता तो मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे मुझे मेरी वेबसाइट डाउन नहीं करनी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। सिर्फ सर्वर्स नहीं, ये पूरी ही चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी मुझे। अब इसे कहते हैं ऑन प्रीमाइसिस, मतलब मेरे पास खुद के पास ही सर्वर्स है, मैं उन्हीं पे ही अपना काम कर रहा हूँ, मैं उन्हें ही मेंटेन कर रहा हूँ, और मेरे जो भी वेबसाइट्स है, जितने ऐप्स है, सब मैंने अपने सर्वर्स के थ्रू ही पब्लिश किया। इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। अब इस केस में मुझे भरोसा है, सर्वर मेरे पास ही पड़ा है, उसी पे ही मेरा सारा डेटा अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में मुझे डर नहीं रहेगा कि किसी थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास है मेरा डेटा, कहीं मैंने और अपलोड कर दिया, ठीक है। मेरा डेटा जो है वो सब मेरे पास ही रहेगा, अगर मेरे पास ही सर्वर्स होंगे तो, ठीक है। पर अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास मैं जाता हूँ तो वो चीज़ मुझे सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज हो जाएगा, सिक्योरिटी एक डिसएडवांटेज हो जाएगी उस केस में। पर मेरे पास एक एक ये जो एक्सपेंस था एक्स्ट्रा उसे मेंटेन करने का, ठीक है, एक बार मेंटेन नहीं करना है, पूरी लाइफ मेंटेन करना है इस चीज़ को, सर्वर्स को, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये प्लान कैंसिल किया और मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर से बात की। सपोज मैं गया अमेज़ॉन के पास, ठीक है, उससे मैंने सर्विस लिया, उससे मैंने उसकी सर्विस लेके मैंने उसे अपना वेबसाइट पब्लिश उससे अपनी वेबसाइट पब्लिश करवाई, ठीक है। अब उसको इंटरनेट के थ्रू डेटा दिया मेरी वेबसाइट का और उसने पब्लिश कर दिया, ठीक है। इस केस में मैंने अपना डेटा किसी वेंडर को दिया है जो मुझे अब मेरी वेबसाइट होस्ट करके देगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब अमेज़ॉन के सर्वर्स पे मेरी वेबसाइट है, अमेज़ॉन के सर्वर्स पे होगी, मतलब सिक्योरिटी ऑब्वियसली हमारे खुद के सर्वर से तो कम होगी। अब किसी और को संभालने दे रहे हमारा काम, तो सिक्योरिटी कम होगी, वो कैसे यूज़ करता है। हालांकि अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा सेफ सर्विस प्रोवाइडर है, ये फोकस करता है सिक्योरिटी पे सबसे ज़्यादा। पर एक एग्जांपल है कि किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास है मेरा डेटा, तो एक रिस्क रहेगा कि उसका मिसयूज़ हो सकता है। पर इस केस में
हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सपेंसिव जो हमने बात किया था ना, ये ऊपर पहला जो एग्जांपल लिया था स्टार्ट करते ही लैपटॉप वाला, ठीक है, ये एक ऑप्शन था मेरे पास। अगर ये नहीं करना मुझे तो क्लाउड कंप्यूटिंग था, ठीक है। इसी की बात हो रही है फिर से कि अगर मुझे अपने पास ऑन प्रीमाइसिस सर्वर्स नहीं रखने हैं, उसे मेंटेन नहीं करना है सारे, तो मेरे पास ये एक और ऑप्शन है कि मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके उसे अपने अपने वेबसाइट होस्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ वेबसाइट होस्ट करवाने की बात नहीं है, बाकी सारी सर्विसेज भी देते हैं अमेजोन AWS। तो ये देखते हैं क्या क्या सर्विस मॉडल्स हैं। तो ये ऑन प्रीमाइसिस का मतलब था कि मुझे मुझे अपने पास सारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अमेजोन ने तो अपना एक बड़ा सा सर्वर रूम बना रखा होगा, वहाँ पे वो सर्वर्स में से हमें थोड़ा सा स्टोरेज एलोकेट किया होगा और वहाँ से हम अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है। तो अमेजोन सब लोगों का बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है, सबका एक बार में मेंटेन कर रहे हैं सर्वर्स, ठीक है। बदले में वो हमसे थोड़ा चार्ज लेगा, ठीक है। 500 रुपीज़ हमने देखा क्लाउड जो स्टोरेज दे रहा था उस तरह, ठीक है। तो ये मैंने किया, अमेज़ोन से सर्विस ली मैंने, ठीक है। वेंडर है अमेज़ोन, उससे मैंने सर्विस लिया। अब सर्विसेज भी बहुत टाइप की होती है, जैसे हमने बात किया कि सिर्फ स्टोरेज नहीं होती। एक ठीक है, इन सबको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। इस केस में ऑन प्रीमाइसिस के केस में मुझे सर्वर, एक फिजिकल बड़ा सर्वर मुझे अपने पास में रखना पड़ रहा था अपने घर पे, ठीक है। इसका मतलब था इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस केस में मुझे एक फिजिकल सर्वर मेरे ऑफिस पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में सर्वर पड़ा है अमेज़ॉन के पास, सब कुछ उसी को ही देखना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे चलाना है इसको, कैसे इन्हें इन पे स्टोरेज रख, कैसे मैनेज करना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये अमेज़ॉन को पता है। बस उसने ये किया है, इंटरनेट से मेरे को उस सर्वर का एक्सेस दे दिया है, तो मैं उस पर जो चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। इस केस में सर्वर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिजिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्वर उनके सर्वर रूम्स में पड़े हैं, बट यहाँ से मैं बैठे बैठे इंटरनेट से वो एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ कि मुझे कोई फिजिकल सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एज अ सर्विस की तरह एक सर्वर को ले रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। दूसरा है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। अब सपोज मैं नीचे लिख देता हूँ, सपोज मुझे मेरा एक ऐप बनाया है मैंने एंड्रॉयड के लिए और वो मुझे पब्लिश करना है। इस केस में ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। इस केस में मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं पब्लिश कर सकता हूँ, जहाँ से लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो ऐप, ठीक है। एंड्रॉयड के केस में प्ले स्टोर है और ऐप स्टोर है iOS के केस में, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है विंडोज़ के केस में। पर ठीक है, अभी के लिए मेरा ऐप एंड्रॉयड ऐप है, उसे मुझे प्ले स्टोर पे लॉन्च करना है। तो उसके लिए मुझे कोई प्रोवाइडर चाहिए जो मुझे प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे मैं लॉन्च कर पाऊँगा, ठीक है। प्ले स्टोर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लॉन्च कर सकता हूँ, जहाँ से लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्ले स्टोर एक प्लेटफॉर्म हुआ जहाँ पे मुझे लॉन्च करना है, ठीक है। तो मेरे डाउनलोड्स आएंगे, मेरे ऐप को लोग यूज़ करेंगे, मैं भी एक तरह से ऐप पब्लिश करके सर्विस ही दे रहा हूँ कह सकते हैं। बट मुझे वो सर्विस देने के लिए, मुझे लोगों तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मेरा बिजनेस ग्रो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए वो प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर कह सकते हैं जहाँ पे मैं ऐप लॉन्च कर सकता हूँ। तो प्ले स्टोर जो है वो गूगल ऐप इंजन का है, गूगल ऐप इंजन करके एक सर्विस है, ये गूगल प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्ले स्टोर गूगल का है, गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल ऐप इंजन हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि मैं अपना ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक सर्विस हुई जिसमें गूगल हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। प्ले स्टोर हमारा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं मेरा ऐप पब्लिश कर रहा था, ठीक है। मतलब कोई प्लेटफॉर्म जैसा हो जहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में मैंने गूगल से एक प्लेटफॉर्म लिया था सर्विस के फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए भी मुझे ऑब्वियसली कुछ पे करना पड़ेगा गूगल को।
तो ये प्लेटफॉर्म को मैंने एज ए सर्विस ख़रीदा था। अब तीसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर में कन्फ्यूजन रहता है, इसका एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्लेटफॉर्म के केस में इसमें लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्लेटफॉर्म के केस में मुझे गूगल प्ले स्टोर पे अपना ऐप पब्लिश करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे प्लेटफॉर्म मिल रहा था। ठीक है, मैं उसके लिए कुछ पे कर रहा था। अब सॉफ्टवेयर का मतलब एक कह सकते हैं खुद मेरा ऐप जो है ना वो सॉफ्टवेयर ही था एक। ठीक है, प्ले स्टोर खुद एक सॉफ्टवेयर है। अब इस केस में सपोज एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वापस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिया था, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिवाइज करते हैं तो सॉफ्टवेयर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में मैं खुद ही ऐप पब्लिश कर रहा था किसी और के पास, मैं खुद ही ऐप बना रहा था। इस सॉफ्टवेयर में मैं ऐप बना रहा हूँ, बिल्डिंग ऐप माई सेल्फ, पब्लिशिंग ऐप माई सेल्फ। ठीक है, सपोज़ मैंने कोई प्लेटफॉर्म सर्विस की तरह नहीं लिया, कोई सॉफ्टवेयर सर्विस की तरह नहीं लिया। अभी क्या होता है ये सब मत देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सपोज़ मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं लिया, कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिया, मैंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, मैंने सिर्फ स्टोरेज लिया ऑनलाइन, जहाँ पे मुझे मेरा ऐप का डेटा रखना है, क्योंकि मैं इंटरनेट के थ्रू कहीं पे ऐप लॉन्च करना चाहता हूँ, वहाँ से सीधा डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो मुझे सिर्फ स्टोरेज चाहिए, तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, सिर्फ स्टोरेज के लिए मेरा इतना काम हो गया। पर अगर मुझे एक स्टोरेज भी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए, जैसे गूगल प्ले स्टोर एक प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, सिर्फ स्टोरेज लेके मैं क्या करूँगा, मैं एम आई ऐप्स जैसा एक ऐप है, सॉरी एम आई स्टोर जैसा एक ऐप है। एम आई स्टोर तो प्रोडक्ट्स के लिए है, एम आई का भी एक ऐप स्टोर है बेसिकली, जो एम आई के फ़ोन्स में आता है। तो वहाँ पे मैं ऐप पब्लिश कर सकता हूँ, बस उसका डेटा का रेफरेंस मुझे जो सर्विस प्रोवाइडर का क्लाउड है वहाँ का देना पड़ेगा। ठीक है, पर इन शॉर्ट प्ले स्टोर से अगर मुझे नहीं ऐप पब्लिश करना है, मुझे सिर्फ एम आई के फ़ोन्स के लिए ऐप पब्लिश करना है, तो मैं एम आई ऐप्स पे पब्लिश कर दूंगा और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मैं गूगल से ले लूँगा। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। पर अगर मुझे प्ले स्टोर पे भी पब्लिश करना है तो मुझे प्लेटफॉर्म भी लेना पड़ेगा, एक प्ले स्टोर प्लेटफॉर्म है जो गूगल ऐप इंजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ले ली। पर अगर मुझे ऐप बनाना भी नहीं आता है सपोज़, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस लूँगा। सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने बताया कोई ऐप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐप भी गूगल से ही बनवा रहा हूँ, इसके कोई कैटेगरीज नहीं डिवाइड कर रहे, इसमें सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। ऐप को मैं गूगल से बनवा रहा हूँ, फिर उसी को ही प्ले स्टोर पे पब्लिश कर रहा हूँ, फिर उसी के लिए स्टोरेज ले रहा हूँ, उसी को ही गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरा काम ना बराबर हो गया। ऐप भी गूगल को बनाने का दिया है मैंने, उसको उसको मैं पब्लिश भी गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे करूँगा और स्टोरेज भी जो होगी गूगल की ही होगी। ठीक है, जहाँ पे पड़ा होगा मेरा ऐप क्लाउड पे। तो इस केस में मैंने सॉफ्टवेयर को भी एज अ सर्विस ले लिया, गूगल के डेवलपर से ही ऐप बना दिया। ठीक है, एक और था हमारा सिक्योरिटी एज अ सर्विस। अब इस केस में ठीक है, ये भी नाम ही बता रहा है, सिक्योरिटी को मैं एज अ सर्विस ले रहा हूँ। अब हमने ऊपर बात किया था कि सिक्योरिटी इश्यूज होता है जब हम क्लाउड पे अपना डेटा पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैंने सिक्योरिटी को एज अ सर्विस लिया था। सॉरी, हम सिक्योरिटी को भी एज अ सर्विस ले सकते हैं जहाँ पे हमारा डेटा सिक्योर चाहिए हमें। ठीक है, इसी तरह डी बी ए एस डेटाबेस एज अ सर्विस था, जिसमें हमारे हमारे सपोज मैंने ऊपर एक ऐप बनाया था, उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश किया था। ठीक है, अब मुझे उसके लिए एक डेटाबेस चाहिए, उस ऐप पे जो यूज़र्स आते हैं उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो मैं डेटाबेस को भी एज अ सर्विस ले सकता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर ले सकता हूँ, प्लेटफॉर्म ले सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकता हूँ। बहुत सारे और भी होते हैं सर्विस मॉडल्स जो मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर को थोड़ा मंथली पे करके दे सकता हूँ। ठीक है, अगर ये सब मुझे नहीं करना होता तो मुझे वही सर्वर्स परचेज करने पड़ते, ऑन प्रीमाइसिस वाला केस आ जाता, जिसमें सिक्योरिटी तो मेरे पास रहती, मैक्सिमम सिक्योरिटी रहती, पर मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता। ठीक है, इस इन सारी चीज़ों में, जबकि गूगल ने एक थोड़ा माइनर चार्ज लेके मुझे ये सारी सर्विसेज दे दी है।
ठीक है। अब गूगल का काम है इन सारे ऐप को मेंटेन करना, सारे प्ले स्टोर पे ऐप रखना, मेरे स्टोरेज जो है सब, सर्वर जो मुझे अलोकेट किया सब मेंटेन करना, सब कुछ काम हेडेक सब गूगल का है। मेरा काम है बस अपने ऐप को अपडेट्स देते जाना, ठीक है। वो भी मैं नहीं चाहता तो ठीक है नहीं दूंगा, अगर कोई सिंपल स्टैटिक ऐप है तो मैं अपडेट भी नहीं दूंगा। तो इस केस में गूगल अगर मैंने सर्विस प्रोवाइडर की तरह चूज़ किया तो वो सारी चीज़ें दिख रहा है, ठीक है। गूगल अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि हमें सर्विसेज देते हैं अलग अलग टाइप की। सर्विस मॉडल्स को अगर डीप में समझेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि क्या कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन से कंपनीज क्या क्या सर्विसेज देता है, ठीक है। पर अभी के लिए मिड सेम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इसमें इसमें 5 सर्विसेज है। इन सर्विस मॉडल्स पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट दोनों में ही मेंशन था ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, ठीक है। सर्विस मॉडल्स में हमने 5 सर्विस मॉडल्स देखे जो हमारे एग्जाम्स में थे। इसी तरह बहुत सारे सर्विस मॉडल्स होते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्लाउड आर्किटेक्चर करके एक टॉपिक है, ठीक है। क्लाउड आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा जगहों पे क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो हमने सर्विस इसमें देखा कि मैंने यहाँ पे एक गूगल से एक ऐप बना था, ठीक है। ऐप मैंने खुद बना लिया था। मैंने गूगल से एक प्लेटफॉर्म लिया था उसको पब्लिश करने के लिए, और मैंने गूगल से स्टोरेज भी लिया था उसका डेटा इंटरनेट पे रखने के लिए, ताकि मेरे कंप्यूटर पे डेटा ना रहे, इंटरनेट पे डेटा रहे, तो सारे यूज़र्स उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इस केस में सब ठीक है। क्लाइंट का मतलब, क्लाइंट मैं हूँ अभी, ठीक है। क्लाइंट मी, ठीक है। क्लाइंट मैं हूँ अभी। क्लाइंट एक है वेंडर और एक है क्लाइंट, ठीक है। एक इजी एग्जांपल से समझे, ये छोड़ो। वेंडर वो है जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, ठीक है। और क्लाइंट वो है जो परचेस कर रहा है सर्विस, सिंपल चीज़ है। वेंडर मतलब जो दुकान वाला है, कह सकते हैं दुकान वाला जो है वो वेंडर है, जो कि चीज़ें बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है। और क्लाइंट मैं हूँ जो खरीद रहा हूँ सर्विस, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे कुछ क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा है। अब क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट एंड ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैं ठीक है, पहले बैक एंड समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझते हैं, उसके बाद ये इजी हो जाएगा। बीच में इंटरनेट है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि क्लाउड को हम, क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड ओनली यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। एक डिसएडवांटेज इसमें देखा था कि इंटरनेट डिपेंडेंट है, तो एक हाई स्पीड इंटरनेट होगा तो हम क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये बैकएंड में जो सर्वर्स है उन पे ये सब चल रहा होगा, ये बैकएंड पोर्शन है। और ये क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट एंड है। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के लिए नहीं देखना, बैकएंड पे ये सारी चीज़ें हैं वो एक सर्वर को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे मैंने मेरे ऑफिस पे ही मैंने सर्वर ला के रख दिया था, उस केस में मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था मेंटेनेंस का और परचेस करने का, दोनों का ही। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे बोल रहे कि कोई स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ मैं अपने सर्वर्स रख सकूँ, ठीक है, फिजिकल सर्वर रख सकूँ। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। एक स्टोरेज है, स्टोरेज का मतलब भी सिंपल है, जैसा नाम है कि उसको इंटरनेट पे, सॉरी इंटरनेट के थ्रू उस पे कोई भी कुछ भी स्टोर कर सकता है सर्वर्स पे। इंटरनेट से यूज़र जो क्लाइंट है वो स्टोर कर सकता है डेटा अपना, ठीक है। क्लाउड रन टाइम है, वही चीज़ है, मेंटेन करना पड़ता है क्लाउड रन टाइम पे। जब कोई यूज़र उसको यूज़ कर रहा हो, कभी उसके डेटा की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाइंट नहीं है, अब हम सर्विस प्रोवाइडर बन गए, बैकएंड में आ गए, सर्विस प्रोवाइडर बन गए, ठीक है। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यूज़र अपना डेटा हम पे ट्रस्ट करके हमें दे रहा है, उसका डेटा हम सिक्योर रखें, ठीक, सेफ रखें, हमारे पास रखें, ठीक है। ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड। अभी के लिए सिर्फ इतना देखते हैं कि यूज़र जो क्लाइंट है जो हमारे पास डेटा दे रहा है, उसने हम पे ट्रस्ट करके दिया है, ठीक है। तो उसका डेटा
हमारे पास सेफ रहना चाहिए। क्लाउड रन टाइम पे मतलब हमें उन्हें लाइव रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट रन टाइम को मतलब सर्वर्स को हमेशा ही रात को अगर यूज़र 2 बजे भी एक्सेस करना चाहता है ना अपना डेटा, तो वो भी उसे उसे अपना डेटा मिल जाए। इस तरह क्लाउड को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। रन टाइम मतलब 2 बजे भी हमें चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। सर्विस में हमने देख ली बहुत सारे सर्विसेज देते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। एप्लीकेशन हमने प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ले सकते। देखे उसने प्ले स्टोर जैसा एक एप्लीकेशन दिया था हमारे ऐप को पब्लिश करने के लिए, या फिर हमें एक एप्लीकेशन बना के दे रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, ठीक है। मैनेज करना पड़ेगा सर्वर्स को, मेंटेन करना पड़ेगा, ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है क्लाउड कंप्यूटिंग में। और सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी क्योंकि यूज़र ट्रस्ट कर रहा है, क्लाइंट है वो ट्रस्ट कर रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये बैकएंड में सारा काम हुआ जो कि एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन चीज़ों को ध्यान रखता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें सर्वर्स के बारे में हो गई जो कि हमारे पास नहीं है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है, ठीक है। अब इंटरनेट जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, क्लाइंट और सर्वर को, ठीक है। सर्वर हमें समझ में आ गया कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो है, और क्लाइंट हमें समझ में आ गया, क्लाइंट हम खुद है जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वेंडर के काम हुआ और ये मेरा काम हुआ, या फिर मेरा पीसी हुआ, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मेरा पीसी है, मैं इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें वेंडर से ये सारी चीज़ें एज ए सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बैक एंड पोर्शन में ये सारी चीज़ें हुई। ये इसको सीधी इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिक्योरिटी को यहाँ नीचे ला सकते हैं इसी तरह बॉक्स में, और मैनेजमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो तो जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। तो ये बैक एंड हुआ और ये फ्रंट एंड हुआ, दोनों को कनेक्ट करता है इंटरनेट, ठीक है। ये हुआ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा क्वेश्चन आता है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के क्योंकि ये भी बहुत जगह पूछा हुआ है। तो क्लाउड आर्किटेक्चर पूछते हैं, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, क्लाउड आर्किटेक्चर पूछते हैं। तो ये फिगर ड्रॉ करना है और सारे ही जितने चीज़ें हैं इसमें वो सारी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। एक एक पॉइंट में या 2 पॉइंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन से पहले देखते हैं वर्चुअल का मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है कह सकते हैं नॉट प्रेजेंट फिजिकली, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे अगर तो जैसे कोविड में हमने जूम पे क्लासेस किया था, जूम पे या गूगल मीट पे जिस पे किया हो, तो उस वक्त हम क्लास में खुद गए नहीं थे पर वर्चुअली हमने क्लास अटेंड किया था किसी सॉफ्टवेयर पे, जूम पे या फिर गूगल मीट पे हमने अपने क्लासेस अटेंड किए थे, ठीक है। तो हम वर्चुअली प्रेजेंट थे क्लास में और वर्चुअली अटेंडेंस दे रहे थे और वर्चुअली पढ़ रहे थे, ठीक है। उस केस में वर्चुअल का मतलब यही हुआ कि हम गए नहीं हैं क्लास में, बट हम गए हैं या फिर गए हैं पर नहीं गए, इस तरह की। मैंने क्लास अटेंड किया है पर क्लास जाके अटेंड नहीं किया, फिजिकली नहीं गया, फिजिकली का ऑपोजिट है वर्चुअली, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल वर्ड ही यूज़ हो रहा है। इसी तरह जैसे हमने ऊपर देखे सर्विस मॉडल्स बहुत सारे थे कि क्या क्या सर्विसेज दे रहा था, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। इसको सर्विस से अलग ही रखते हैं वर्चुअलाइजेशन को। अब सपोज मेरे पास एक विंडोज़ का लैपटॉप है ये, और मुझे करना है iOS डेवलपमेंट, ठीक है। मुझे आईफोन्स और आईपैड्स के लिए एप्लीकेशंस बनाने हैं, पर वो चीज़ मैं विंडोज़ पर नहीं कर सकता, ठीक है। पर मेरा मेरा मैकबुक या एप्पल के मॉनिटर्स लेने का बजट भी नहीं है। तो उस केस में मेरे पास एक और ऑप्शन है, जैसे ऊपर हमने देखा था कि मेरे पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज वाला लैपटॉप लेने का बजट नहीं है, तो मैं किसी क्लाउड वेंडर से ले रहा था, प्रोवाइडर से ले रहा था स्टोरेज थोड़ी, ठीक है। इस केस में मैं उससे एक एक मशीन ले रहा हूँ, एक लैपटॉप ले रहा हूँ, पूरा ही लैपटॉप ही ले रहा हूँ, बस वो एक फिज़िकल लैपटॉप नहीं होगा, वो लैपटॉप वो मेरे लैपटॉप के अंदर ही दे देगा। अब
अंदर कैसे, सपोज़ ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा विंडोज़ चल रहा है इस लैपटॉप पे, ठीक है। वो एक क्लाउड पे पड़ा होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मुझे, मेरा टारगेट क्या है, मुझे मैक ओएस चाहिए क्योंकि मुझे आईओएस डेवलपमेंट करना है। मुझे आईफोन के लिए एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे एक मैक ओएस वाला पीसी चाहिए जिस पे मैं कोड करके बनाऊंगा वो, ठीक है। तो इस केस में मुझे, मेरे पास बजट नहीं है लेने का, बट मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में मुझे पता है जो कि मैक ओएस दे रहे हैं मुझे। अब वो क्या करेंगे, वो मेरे इसी लैपटॉप के अंदर ही वो लोग ये दे देंगे, मैक ओएस दे देंगे, जो कि मैक ओएस चल रहा होगा मेरे लैपटॉप पे, पर वो सर्वर्स पे चल रहा होगा, जैसे जो मुझे सर्विस दे रहा है उनके पास होगा, बट मेरे लैपटॉप पे मैं चला सकता हूँ, ठीक है। मेरे मॉनिटर पे यहाँ पे मैं मैक ओएस भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास मैकबुक नहीं है, बट वो मैकबुक की डिस्प्ले या फिर वो मैकबुक मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है, उनको थोड़ा सा पे करके। अब इस केस में मेरे पास ये मैकबुक जो है ना अंदर, वो एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। डेफिनेशन से अगर रिलेट करेंगे तो वो मैकबुक मेरे पास है नहीं, मैंने परचेज़ नहीं किया, पर वो मैकबुक मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। मेरे पास फिज़िकली नहीं है पर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वर्चुअली मेरे पास है और मेरा काम निकल रहा है, ठीक है। पर मैंने अभी भी ख़रीदा नहीं है कोई मैकबुक, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन है मेरे पास। एक बार वर्चुअलाइजेशन देखते हैं। वर्चुअल मशीन हमने देख लिया, अब समझ आ जाएगा वर्चुअलाइजेशन। तो सपोज़ ये मेरे पास है सर्वर्स, ठीक है। अब सर्वर्स पे ये हाइपरवाइज़र जैसा कुछ है, इसको बाद में समझते हैं हाइपरवाइज़र क्या है। बस अभी के लिए कुछ हाइपरवाइज़र जैसा है, सॉफ्टवेयर है हाइपरवाइज़र ऐसे कह सकते हैं। उसको मैं सर्वर्स को फीड कर रहा हूँ, ठीक है, सर्वर्स को हाइपरवाइज़र जैसा कुछ दे रहा हूँ। अब उस केस में सर्वर्स से है ना, मैं वर्चुअल मशीन्स बना सकता हूँ। ये वीएम वर्चुअल मशीन्स है, ठीक है। मैंने वर्चुअल मशीन ऊपर लिया था इस मैकबुक को, ये मेरे पास मैक ओएस है, और इसके बाहर ये मेरा ओरिजिनल जो फिज़िकल लैपटॉप है वो विंडोज़ है, ठीक है। मैं विंडोज़ के अंदर मैक ओएस चला पा रहा हूँ। इसका मतलब मैंने वर्चुअल मशीन्स लिया है जो कि क्लाउड पे पड़े हैं, पर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्योंकि उसके लिए पे किया है थोड़ा बहुत। तो मैंने हाइपरवाइज़र जब सर्वर्स को फीड किए तब वो वर्चुअल मशीन्स देता है हमको। अब ये वर्चुअल मशीन्स जो है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग क्लाइंट्स को देगा जिन्हें ज़रूरत है वर्चुअल मशीन्स की, ठीक है। इस केस में मुझे चाहिए थी एक मैक ओएस की वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये वर्चुअल सर्वर पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अलग हो सकता है, वर्चुअल मशीन पे ओएस अलग हो सकता है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर्स में देखेंगे कि टाइप 2 हाइपरवाइजर में स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे ओएस अलग अलग हो सकते हैं। पर अभी के लिए सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारे पास हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर है। अब ये इंसान वर्चुअल मशीन्स दे रहा है सारे क्लाइंट्स को, उसके बदले में क्लाइंट्स थोड़ा पे कर रहे हैं इसको, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स क्या होता है, ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वर्चुअल मशीन क्या होता है, ठीक है। फिजिकल भी प्रेजेंट नहीं है पर वो वर्चुअल मशीन, ठीक है। मेरे पास एक पीसी है, इन शॉर्ट क्लाउड बेस्ड। वो वर्चुअल मशीन्स हाइपरवाइज़र फीड करने पे सर्वर दे रहा था। हाइपरवाइज़र एक बार देख लेते हैं, या फिर हाइपरवाइज़र को कह देते हैं एक सॉफ्टवेयर है, वो इसी काम आता है वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए, ठीक है। जब सर्वर्स को फीड करते हैं हाइपरवाइज़र तब वर्चुअल मशीन्स बनती हैं। हाइपरवाइज़र के दो टाइप्स देख लेते हैं। अब हाइपरवाइज़र पे आया है तो ठीक है, ऊपर वाले टॉपिक में वर्चुअल मशीन्स हमें चाहिए थी, इसलिए हमने सर्वर को हाइपरवाइज़र फीड किया था, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स अलग अलग क्लाइंट्स को ज़रूरत होगी, उस हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर देता रहेगा। ओएस की बात किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने लिया था विंडोज़ के ऊपर मैक ओएस, ठीक है। मेरे पास चल रहा था पर मेरे पास नहीं था फिजिकली प्रेजेंट, वो मैक ओएस है। एक एंड्रॉयड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक iOS भी हमारा आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरह
ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन पे ऐप्स हमारे चल रहे हैं, सारे ही सॉफ्टवेयर और ऐप्स चल रहे हैं। तो ये ओएस हमने देखा था कि वर्चुअल मशीन्स पे अलग ओएस हो सकता है और हमारे सर्वर पे अलग ओएस हो सकता है। मतलब मेरे पास ये सपोज विंडोज़ है, सर्वर पे ओएस जो हमारा रन कर रहा है, तो मैं ये मैक ओएस वाला भी वर्चुअल मशीन जनरेट कर सकता हूँ उस सर्वर से। ठीक है, आगे देखते हैं हाइपरवाइज़र में, टाइप्स ऑफ हाइपरवाइज़र में। इसमें दो टाइप्स है पर दोनों के नाम डिफ़िकल्ट नहीं है। एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। ठीक है, ये मैंने नाम ही लिखा है, टाइप 1 हाइपरवाइज़र और टाइप 2 हाइपरवाइज़र। ठीक है, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। टाइप 1 में सर्वर्स के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और टाइप 2 में डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। टाइप 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता। एक इसका भी फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये मैंने हाइपरवाइजर्स के टाइप 1 और टाइप 2 के फ़ोटोज़ इंपोर्ट किए हैं। ये एक सेकेंड, इसको मान लेते हैं ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अलग अलग नहीं है। या फिर चलो रहने देते, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऐसा मान लेंगे। ठीक है, टाइप 1 हाइपरवाइज़र में ये हार्डवेयर जो है ना, हार्डवेयर को कंफ्यूज नहीं होने के लिए यहाँ लिख देते हैं, हार्डवेयर नहीं है ये है हमारे सर्वर्स। ठीक है, सर्वर्स ही हमारे हार्डवेयर है, जो फिजिकल सर्वर्स है कहीं पे प्रेजेंट है, उसको हार्डवेयर लिखा है यहाँ पे। तो हार्डवेयर की जगह हम कह सकते हैं सर्वर्स है। ठीक है, हार्डवेयर भी रहने देते हैं। तो टाइप 1 हाइपरवाइज़र में जो हमारे सर्वर्स हैं ना, सर्वर्स के ऊपर सीधा हाइपरवाइज़र रख देते हैं, जिस सर्वर के ऊपर हाइपरवाइज़र रखा हुआ है। ठीक है, और उससे जो वर्चुअल मशीन्स बन रही है उनमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स है जिन पे अलग अलग ओएस है। ठीक है, ये फिगर हो गया हमारा टाइप 1 हाइपरवाइज़र का। मतलब हमने सीधा सर्वर के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखने। ठीक है, हमारा जैसे ये एक सर्वर बनाया है, अब इस पे हम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, ये टाइप 2 में डालेंगे। सर्वर्स के ऊपर हम सीधा हाइपरवाइज़र डाल देंगे। ठीक है, सर्वर के ऊपर सीधा हाइपरवाइज़र दे देंगे फर्स्ट टाइप 1 हाइपरवाइज़र में। तो उससे क्या होगा, हमारे वर्चुअल मशीन्स जो बनेंगे उनमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा। ठीक है, वो तो अलग अलग इसमें भी होगा, बट दो टाइप के हाइपरवाइज़र से ऐसा ले सकते हैं। एक में टाइप 1 हाइपरवाइज़र जो है उसमें हार्डवेयर के ऊपर सीधा हाइपरवाइज़र होगा और उससे अलग अलग वर्चुअल मशीन जनरेट हो रही होगी। ठीक है, ये नहीं है वर्चुअल मशीन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका। ये सारी वर्चुअल मशीन जनरेट हो रही है और सारी वर्चुअल मशीन्स पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर हो सकता है मैक हो, इस पर हो सकता है विंडोज़ हो, ठीक है, इस पर हो सकता है लिनक्स हो। सब सारे ही वर्चुअल मशीन्स पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। अब टाइप 2 में क्या था, हार्डवेयर को मैंने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम फीड किया था। सबसे पहले मैंने उस पर ओएस बूट किया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैंने हाइपरवाइज़र डाला है। ठीक है, ये हाइपरवाइज़र भी कह सकते हैं, एक ही अगर ले लेंगे इसको तो ईजी रहेगा समझने के लिए। ये हाइपरवाइज़र है। ठीक है, तो ये फिगर में देखें तो मेरे टाइप 1 में सीधा सर्वर के ऊपर मेरा हाइपरवाइज़र था। ठीक है, पर टाइप 2 के केस में पहले मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है सर्वर पे और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम हाइपरवाइज़र डाल रहे हैं। ठीक है, और उस हाइपरवाइज़र से फिर वही जो उसका काम था वो तो करेगा ही ना, वर्चुअल मशीन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 में इतना ही डिफरेंस है, बस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है, बट वो हाइपरवाइज़र के बाद आ रहा है जो वर्चुअल मशीन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट यहाँ पे हम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाल रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, सर्वर्स के ऊपर, सर्वर्स बनते ही। तो ये दोनों डिफरेंस थे टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइज़र। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइज़र दोनों साथ में ही थे। ये हमारी प्रोसेस वर्चुअलाइजेशन हुई कि हम हाइपरवाइज़र फीड कर रहे हैं सर्वर्स को और वर्चुअल मशीन्स चल रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन्स जनरेट हो रही है। ठीक है, इसको कह सकते हैं वर्चुअलाइजेशन था, वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस था। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन अगर एग्जाम में पूछते हैं तो ये सेम चीज़ लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होती है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो हम
एक सर्वर को हाइपरवाइज़र फीड करते हैं और फिर उससे वर्चुअल मशीन्स होती है और वो जो क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर है वो क्लाइंट को देता है, ठीक है। तो ये हुआ वर्चुअलाइजेशन। एक 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 टॉपिक वर्चुअलाइजेशन के साथ देख लेते हैं, लोड बैलेंसर, ठीक है। ये दोनों टॉपिक साथ में पूछ सकते हैं। लोड बैलेंसर क्या होता है? अब जैसे ये ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर का साइड है, ठीक है, और ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। ये पूरा अलग ही है, इसको साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या होंगे? सर्वर्स पड़े होंगे। ये सारे सर्वर्स है, यहाँ नहीं बनाना, यहीं पे ही बना देते हैं कि 4 सर्वर्स है सर्विस प्रोवाइडर के पास। 4 सिर्फ एग्जाम्पल है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये 4 सर्वर्स है जिनमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन इन्होंने क्लाइंट्स को दे रखा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन मतलब ये सर्वर्स का स्टैक है और उसमें बहुत सारे सर्वर्स लाइन में पड़े हैं, ठीक है। तो वो सारे सर्वर्स का एक्सेस इन्हें क्लाइंट्स को दे रखा है, ठीक है। ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, ठीक है। क्लाइंट मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर ले रहे हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सब क्लाइंट्स, सारे ही क्लाइंट्स एक साथ सर्वर्स पे सपोज प्रोसेसिंग के लिए ये सर्वर्स दिए हैं इसने, सर्विस प्रोवाइडर ने, और एक साथ सब एक्सेस कर रहे हैं। या फिर समझो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ये सारे एम्प्लॉयज़ हो। जैसे हमने क्लाइंट्स लिए थे वैसे ही इस केस में ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है सर्विस, इसलिए उसके एम्प्लॉयज़ सारे इस पर रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ भेजेंगे, यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट बैक आएगी। रिक्वेस्ट मतलब ठीक है, ये इसको भी एज अ सर्विस मॉडल ले सकते हैं। रिक्वेस्ट डीप में समझने जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर वो कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और क्लाइंट सर्वर्स उसको वापस रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। जैसे रिक्वेस्ट को अगर शॉर्ट में देख ले तो जैसे google.com वेबसाइट है, ठीक है। मैं एक जैसे मैंने यहाँ पे www.google.com लिखा, google.co.in लिखा, ठीक है। तो ये मुझे गूगल पे ले जा रहा है, यहाँ पे गूगल का पेज है, सर्च इंजन है गूगल की। तो ये गूगल की सर्च इंजन पे ले जा रहा है क्योंकि ये जो मैंने यूआरएल डाला है google.co.in, ये यूआरएल को प्रोसेस कर रहा है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा है गूगल की, और फिर वो आईपी एड्रेस पे मुझे ले जा रहा है। मतलब ये सर्वर को आईपी एड्रेस भेज रहा है और पूछ रहा है कि ये वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं। फिर वो सर्वर्स रिप्लाई दे रहे हैं कि हाँ वैलिड आईपी एड्रेस है, उसको इस एड्रेस पे भेज दो। तो ये गूगल के जो सर्च इंजन वाले पेज पे मैं आ जा रहा हूँ। तो ये मैं कह सकते हैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ google.co.in टाइप करके कि मुझे इस पेज पे जाना है। तो सर्वर्स पे जाके चेक करेगा कि ये वैलिड पेज है या नहीं, ठीक है। कुछ गूगल सर्च इंजन जैसा मिला तो ठीक है, ये रिवर्ट बैक करेगा और मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस तरह रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये मैंने रिक्वेस्ट भेजा था एक। तो इस तरह ये कहते हैं सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजना। तो लोड बैलेंसर क्या होता है? अब सपोज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लाइंट्स को, ये समझो रिवर्ट बैक नहीं किया इसने, बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो ये एक बीच में जो लेयर हमने बनाई थी ना, इसको कह सकते हैं लोड बैलेंसर। इसका काम क्या है? जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका, कि ये सपोज एक सर्वर है यहाँ पे, ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है, ठीक है। स्टैक अभी के लिए छोड़ दो, सर्वर है, ये एक ही सर्वर है और ये 4 सर्वर्स है। तो सारे ही एम्प्लॉयज़ के जो रिक्वेस्ट से वो एक सर्वर पे नहीं जाएंगे, सीधी बात है। सर्वर की भी कुछ कैपेसिटी होगी, थोड़े टाइम तक सारे रिक्वेस्ट जाएंगे, इसके बाद तो ये खुद ही घुटने पे बैठ जाएगा कि मैं और रिक्वेस्ट नहीं ले सकता, ठीक है। तो लोड बैलेंसर का काम क्या है? जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से, एम्प्लॉयज़ से इस केस में, तो वो सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर को नहीं दे देगा, वो सारे सर्वर्स को इक्वली रिक्वेस्ट देगा, ठीक है। उससे किसी भी सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा, किसी भी सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। मैंने सर्च किया वैसे ही google.com.co.in आ गया, तो मेरी तुरंत ही रिक्वेस्ट की, तुरंत ही रिक्वेस्ट रिवर्ट बैक होके मेरा वेब पेज खुल गया गूगल का।
ठीक है। तो इस केस में सर्वर्स पे इक्वली लोड जाएगा, सब पे एक पे ही पूरा लोड नहीं चला जाएगा, इस सर्वर पे या किसी एक सर्वर पे पूरा लोड नहीं जाएगा, सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा। ठीक है, सपोज ये सर्वर काम नहीं कर रहा है तो इन 3 सर्वर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो इसका काम था वो भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन 3 सर्वर्स में। ठीक है, उस केस में किसी एक सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा। तो ये लोड बैलेंसर का काम है कि जितना भी लोड क्लाइंट साइड से आ रहा है उसको सारे सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब लोड बैलेंस करना सारे सर्वर्स के बीच में। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट की बात हुई। इसके बाद हमारा टॉपिक है एक कह सकते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स? ठीक है, ये पहले ही कवर कर लेना था पर ठीक है अभी कवर करते हैं, टॉपिक चल जाएगा। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऐसा पूछ सकते हो, एक्सप्लेन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? हमारे सिलेबस में 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है क्लाउड के, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ठीक है, हमारे सिलेबस में शायद 3 ही है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्लाउड के, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। अब क्लाउड्स में ये 3 टाइप होते हैं, कह सकते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कह सकते हैं इनको। तो नाम जैसा है वैसा ही ये काम करते हैं। पब्लिक में जो है पब्लिक क्लाउड, ये पब्लिक क्लाउड बोल रहा है। ठीक है, पब्लिक मतलब पब्लिक क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड का मतलब जिस पे लीस्ट सिक्योरिटी होगी, जो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, इसके एग्जांपल में मतलब कोई भी जनरल इंसान इसको यूज़ कर सकता है, उसको पब्लिक क्लाउड बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे सबसे कम सिक्योरिटी होगी, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज अगर देखें, सिक्योरिटी वाइज तो पब्लिक में सिक्योरिटी कम होगी प्राइवेट से, प्राइवेट में सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये 2 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है क्लाउड के, उसमें से प्राइवेट में ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे और पब्लिक में कम होगी। ठीक है, नाम ही बता रहा है कि पब्लिक में अवेलेबल है तो ठीक है सिक्योरिटी भी कम होगी ना। इसके एग्जांपल्स में कह सकते हैं जो गूगल ड्राइव है वो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट वो पब्लिकली अवेलेबल है। जो जियो का क्लाउड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, पर प्राइवेट में जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सर्विस ले रहा है तो उसमें प्राइवेट क्लाउड इन्वॉल्व हुआ है, कह सकते हैं वो प्राइवेट क्लाउड ले रहा है जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी कह देते हैं, उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उतने ही लोग उस क्लाउड को एक्सेस कर पाएंगे, उस पर जो डेटा है एक्सेस कर पाएंगे। तो इस केस में उस कंपनी ने अपने लिए एक प्राइवेट क्लाउड ले रखा होगा। ठीक है, और उसी से ही ये होगा, उसी के ही एम्प्लॉयज़, उसी के ही जो पर्सनस है उस कंपनी में जितने लोग हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर उतने लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर पाएंगे तो उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा ही होगी पब्लिक क्लाउड से। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड जैसा भी इन्वेंट हुआ, ये हाइब्रिड क्लाउड कह सकते हैं मिक्सचर है दोनों का, पब्लिक प्लस प्राइवेट। ठीक है, अब पब्लिक क्लाउड के बहुत सारे एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस भी थे पब्लिक क्लाउड के, प्राइवेट क्लाउड के भी बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। हाइब्रिड क्लाउड को बनाया इस तरह है कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेजेस को मर्ज करके एक हाइब्रिड क्लाउड बनाया। जैसे पब्लिक क्लाउड हो सकता है इनएक्सपेंसिव हो, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड लेने जाएंगे एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, ये सस्ता पड़ेगा थोड़ा, ये लेने में महंगा पड़ेगा क्योंकि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनल क्लाउड ही ले रहे हैं प्राइवेट क्लाउड तो वो महंगा पड़ेगा। पर हाइब्रिड क्लाउड कह सकते हैं इनएक्सपेंसिव है प्लस सिक्योर है। सिक्योर मतलब पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, मतलब इसने प्राइवेट क्लाउड का ये एडवांटेज लिया है और पब्लिक क्लाउड का ये एडवांटेज लिया है। तो पब्लिक और प्राइवेट के और भी सारे एडवांटेजेस हैं, उनको आप मिक्सचर करके हाइब्रिड क्लाउड बना है। ठीक है, तो ये तीसरा डिप्लॉयमेंट मॉडल था हाइब्रिड क्लाउड। तो ये डिप्लॉयमेंट मॉडल्स अगर क्वेश्चन में पूछता है
तो ये 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे उस तरह क्वेश्चन आंसर में लिख के। तो ये डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हुए। इसके बाद हमारा टॉपिक, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हो गए हैं सिलेबस के, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं था, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी। तो एक बार देख लेते हैं अगर कुछ रह गया हो तो। वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विस मॉडल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एक बार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम और वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो देने हैं, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एक। तो सर्विस प्रोवाइडर्स तो हमने देख लिया, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है? इनको हमने वेंडर्स बोला था एक, ठीक है, जो हमें सर्विस दे रहे हैं, जो हम क्लाइंट है सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वेंडर्स जो है वो सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर ही यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। हाँ, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर्स वो लोग हैं जो सर्विस दे रहे हैं। इसमें पॉपुलर एग्जांपल भी हमने देखे, एक माइक्रोसॉफ्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर दे रहा है, एक है अमेज़न, अमेज़न वेब सर्विसेज, अमेज़न सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। ये क्लाउड, इसमें भी बहुत सारे सर्विसेज वो दे रहा है अलग अलग टाइप के, वो देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। इसके साथ एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, फिर ये तीनों तो ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स है, और भी बहुत सारे ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स भी है, अलीबाबा क्लाउड है, ठीक है। इतने सारे एक्सप्लेन करने के नहीं आएंगे, जस्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं। एक रैक स्पेस है, ठीक है, बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बस ये 3 पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनमें से AWS जो है वो सबसे ज़्यादा वेल नोन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। AWS और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। AWS का एक है EC2 करके, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन आ सकता है S3 पे। एक चीज़ क्लाउड के डेफिनेशन में मिसिंग है कि क्लाउड है ना, पे एज यू गो मॉडल फॉलो करता है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन टू क्लाउड वाले पोर्शन में से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये डेफिनेशन के साथ मेंशन करते हैं कि पे एज यू गो मॉडल फॉलो करता है क्लाउड। इसका मतलब क्या है कि सपोज मुझे ऊपर हमने देखा था, ठीक है, इस केस में मेरे पास 512 GB थी मेरे पास SSD, और मुझे 100 GB की सपोज स्टोरेज चाहिए थी, बट इससे ज़्यादा स्टोरेज वाला अवेलेबल वेरिएंट तो 1 TB ही होगा ना, ठीक है। मुझे 600-700 GB चाहिए तो वो लेना मुश्किल है, अगर मुझे इसको अपग्रेड करना है तो 1 TB पे ही अपग्रेड करूँगा। तो इस केस में मुझे 100 GB की ज़रूरत थी, फिर भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेनी पड़ रही थी एक नया लैपटॉप लेने पे। पर क्लाउड में मुझे 100 GB चाहिए तो वो मिल जा रही थी 500 रुपीज़ में। अगर मुझे 20 GB भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, अगर मुझे 50 GB भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, मुझे 1 TB चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है। क्लाउड में कैसा है, मुझे जितनी स्टोरेज चाहिए, उतनी स्टोरेज मुझे मिल जाएगी उसी वक्त, ठीक है। मैं जैसे पे करता हूँ उसी वक्त मुझे उतनी स्टोरेज मिल जाएगी। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया कंपैरेटिवली, क्योंकि लैपटॉप में तो 1 TB ही लेना पड़ रहा था मुझे। तो मैंने इस टाइम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से 100 GB लिया था, तो मुझे 100 GB का ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। लैपटॉप मैं 1 TB ले रहा हूँ, मुझे इतना सारा यूज़ भी नहीं करना है स्टोरेज, और मैं 1 लाख रुपीज़ पे भी कर रहा था, 1 लाख मेरा ऊपर बजट दिखा था। तो उस केस में मेरा पे एज यू गो मॉडल नहीं था, क्योंकि ठीक है, सर्वे लैपटॉप का एग्जांपल नहीं लेना, अगर इसको अच्छे से देखें तो सर्वर्स बोलेंगे कि सर्वर्स में हम अगर सर्वर्स परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास स्टोरेज फ्लेक्सिबल नहीं होगा। पर क्लाउड में जैसे मैंने एक समझो नया नया बिजनेस चालू किया, मैंने एक वेबसाइट होस्ट कर दिया, ठीक है, और सर्वर ले लिया क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, ठीक है, सर्वर लेके मैंने यहाँ रख दिया। अब उस केस में क्या होगा कि सर्वर्स पे मैंने सपोज 500 GB, बहुत छोटा है, 500 GB का सर्वर्स लिया है मैंने। इस केस में मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे वेबसाइट पे 10,000 लोग विजिट करेंगे, ठीक है, वो मेरा 500 GB का सर्वर हैंडल कर लेगा।
एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ऐसा कुछ है नहीं सही में, पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरा 500 GB का सर्वर 10,000 लोग जो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं उतने लोगों को हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब इस केस में अगर अगर 10,000 की जगह 15,000 लोग मेरे वेबसाइट पे आ जाते हैं तो उस केस में मुझे मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। उस केस में उस वक्त मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और मुझे दौड़ना पड़ेगा दूसरा सर्वर लेने के लिए। उसकी स्टोरेज कम पड़ रही है, लोगों का मतलब ट्रैफिक ज़्यादा आ गया है मेरी वेबसाइट पे, लोग ज़्यादा आ गए हैं, मेरा सर्वर डाउन हो गया है। उस केस में मैं दौड़ूंगा, दूसरा सर्वर लाऊंगा, उसे इंटीग्रेट करूंगा, मैनेज करूंगा सारी चीज़ें। वो सर्वर डाउन हुआ है उसको फिर से खड़ा करूंगा मैं, स्टोरेज थोड़ी एक्सटेंड करूंगा और बहुत सारा मेंटेनेंस का एफर्ट्स लगेंगे। तो उससे अच्छा अगर मेरे पास क्लाउड होता, मैंने अगर किसी पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे भरोसा करके क्लाउड लिया होता तो उसे मैं सिर्फ एक एक दो क्लिक्स में सर्विस ज़्यादा स्टोरेज मांग सकता था। मेरे पास 500 GB की स्टोरेज थी तो मैं मुझे अगर 700 GB चाहिए तो मैं मांग सकता था उससे तुरंत, ठीक है, एक क्लिक में। और वो क्या होता, वो अपने सर्वर्स में से थोड़ा और स्टोरेज मुझे अलोकेट कर देते और उस पर मेरा काम हो जाता, ठीक है। मुझे दौड़ना ना पड़ता, सब कुछ मेंटेन ना करना पड़ता उसको। इसमें अगर समझो मैंने 500 GB लिया है, ठीक है, स्टार्टिंग में, दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने 10,000 लोग एक्सपेक्ट किए थे मेरे वेबसाइट पे, बट 10,000 लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। समझो 200 लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे। उस केस में मेरा 10,000 लोगों के लिए जो 500 GB का सर्वर लिया था वो तो मेरा पैसे वेस्ट गए ना, क्योंकि मैंने सर्वर लिया था इतना महंगा, ऊपर से उसको मेंटेन करने में अलग हेडेक है। तो ये सारे पैसे मेरे वेस्ट गए कि भाई मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था पर इतना ट्रैफिक नहीं आया। तो उस केस में मेरे पास सर्वर जो है वो पैसे तो चले गए, अब मैंने सर्वर लेने में कर दिया, उसका मेंटेनेंस भी मैं कर रहा हूँ, वो पैसे मेरे पानी में चले गए। पर अगर मैंने 500 GB लिया होता किसी सर्विस प्रोवाइडर से, क्लाउड से, तो उस केस में पे एज यू गो मॉडल की वजह से मैं तुरंत उसको बोल सकता था कि भाई मेरे को 500 GB की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तू है ना 100 GB दे दे, उससे मेरा काम चल जाएगा। तो वो मेरा 500 GB वाला प्लान 100 GB पे ला देगा, मेरा कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, पहले से ही कम था कंपैरेटिवली सर्वर्स लेने से, ऑन प्रीमाइसिस से कम कॉस्ट था। फिर भी उसने मुझे एक दो क्लिक में ही मुझे सीधा 500 GB से 100 GB पे सर्विस दे दी, ठीक है। अब मुझे पेमेंट, मेरे जितने पैसे लगने वाले थे वो भी बच गए, और ऑब्वियसली मैंने सर्वर तो ख़रीदा नहीं है, सिर्फ सर्विस ही खरीदी है और इंटरनेट के थ्रू क्लाउड प्लेटफॉर्म से, तो मेरे वो भी पैसे बच गए, ठीक है। विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने पे एज यू गो मॉडल चूज़ किया था। तो ये था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का सिलेबस। एक बार लास्ट में देख लेते कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एफओसी सब्जेक्ट में। मिड सेम की बात हो रही है, ठीक है। मिड सेम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ लिस्ट कर देते, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्लाउड क्या है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ क्लाउड। और इतना सा नहीं होगा शायद, क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बताओ, एक्सप्लेन 2 to 3, या फिर वेरियस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन दोनों में ही, इन दोनों के ही आने के ज़्यादा चांसेस है थोड़े, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस है क्लाउड के, डिसएडवांटेजेस है, हमने वीडियो में देख लिया, तो वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ सकती है अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। तीसरी चीज़, एक चीज़ हमारी रह गई थी इसमें, सिक्योरिटी कैसे हम दे सकते हैं क्लाउड को, ठीक है। एक बार ये ऊपर डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। हमारा एक चैप्टर पूरा सिक्योरिटी पे ही था और वो क्वेश्चन भी आ सकता है, उसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली लास्ट एग्जाम्पल में बताया कि मुझे सपोज़ मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं था, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे भरोसा नहीं था, और मैंने अपने ही सर्वर्स ले लिए क्योंकि मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी, मेरा डेटा बहुत प्रीशियस था। तो उस केस में मैंने सर्वर परचेस करके रख लिया मेरे पास, ठीक है। उस पर मैंने सपोज़ एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे और मुझे वेबसाइट लॉन्च करनी थी, तो 10,000 लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे
और मैं 10,000 लोगों को सर्व करने जितना 500 जीबी का सपोज़ एक सर्वर ले लेता हूँ। तो 500 जीबी का सर्वर मैंने ले लिया एक, और 10,000 लोग एक्सपेक्ट करके मैंने उतना रख लिया, ठीक है। अब एक 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 सिचुएशन ये हो सकती है कि मेरे वेबसाइट पे 200-300 लोग आ रहे हैं और बहुत टाइम हो गया, पर मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। उस केस में मेरा जो सर्वर में इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ही होगा क्योंकि सर्वर्स बहुत एक्सपेंसिव होंगे, तो सर्वर्स में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट सब वेस्ट ही गया ना, क्योंकि 500 जीबी मैंने लिया था, बट मुझे काम आ रहा है सिर्फ 20-25 जीबी। ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, ज़्यादा डेटा आ रहा नहीं है मेरे वेबसाइट पे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा, सॉरी। तो उस केस में मेरा 500 जीबी जो सर्वर के लिए मैंने स्टोरेज लिया था, सर्वर लिया था 500 जीबी का, वो मेरा वेस्ट गया। अब उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, सर्वर को मुझे रखना ही पड़ेगा, मैंने लिया है इसलिए मेंटेन करना ही पड़ेगा, उस पर अलग खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर अगर मैंने सपोज किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली होती, स्टोरेज लिया होता, सपोज मैंने गूगल से लिया है 500 जीबी, ठीक है, 500 जीबी मैंने सर्वर लिया था और 500 जीबी गूगल से लिया था। तो इस केस में गूगल को गूगल से मैं 500 जीबी का अगर मुझे 100 जीबी चाहिए ना, तो मैं 2-3 क्लिक्स में 100 जीबी पे मेरा सर्वर, मतलब मुझे 500 जीबी नहीं चाहिए, सपोज़ मेरे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मुझे 100 जीबी ही चाहिए, तो मैं उसको कह के मेरे जो उसने अलोकेट की थी स्टोरेज, उसको 100 जीबी कर सकता हूँ, ठीक है। इससे दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो मेरा सर्वर लेने का कॉस्ट जो था वो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 500 जीबी सर्वर लेना और 500 जीबी का स्टोरेज क्लाउड पे लेना, दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। क्लाउड पे मुझे ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा। तो एक तो मेरा सर्वर लेने का खर्चा बच गया, और उसे मेंटेन करने के लिए सारा हेडेक जो मुझे झेलना था वो बच गया। मैंने सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले ली, बाकी सब उसका काम है। अब सपोज़ उतना ट्रैफिक नहीं आया मेरी वेबसाइट पे जैसे हमने बात किया, तो उस केस में मैं गूगल से कह सकता हूँ कि मुझे 500 जीबी नहीं चाहिए, मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ 100 जीबी चाहिए, ठीक है। तो उसी के वक्त मैं अपना अलोकेटेड स्पेस जो है 500 से 100 जीबी कर सकता हूँ तुरंत ही। पे एज यू गो फीचर यूज़ करता है क्लाउड, जो हमने डेफिनेशन में मिस कर दिया था। तो पे एज यू गो फीचर में यही है कि गूगल से मैं कहूँगा कि मुझे 100 जीबी चाहिए, तो 2-3 क्लिक्स में मैं 100 जीबी पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जबकि वो सर्वर्स में पॉसिबल नहीं था। जिस महीने मेरा ट्रैफिक कम आ रहा है उस महीने मैं कम कर सकता हूँ, जिस महीने मेरा ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तब मैं ज़्यादा स्टोरेज ले सकता हूँ, ठीक है। फ्लेक्सिबल है पे एज यू गो का मतलब, जैसे जैसे तुम्हारा ट्रैफिक बढ़ता जाता है वैसे वैसे तुम ज़्यादा स्टोरेज ले सकते हो, नहीं चाहिए तो कम ले सकते हो, ठीक है। इस तरह कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में अपना वेबसाइट पब्लिश करना प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे कि अभी अभी एक नेटलीफाई करके है, ठीक है, अभी के लिए तो फ्री दे रहा है, पर पता नहीं कब तक देगा। एक एक है 000 वेब होस्ट ऐप, ठीक है, थोड़ा स्लो है, इतना फास्ट नहीं है, .com। और एक है वर्सल करके, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट था जो 000 वेब होस्ट ऐप करके सर्विस प्रोवाइडर था कोई, उसके उस पर होस्ट किया था, ठीक है। बहुत स्लो है, ये लोड बहुत लेता है, जबकि इंटरनेट सही चल रहा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर से लिया, उससे मेरा स्टोरेज थोड़ा सा लिया और वहाँ पे मेरा डेटा अपलोड कर दिया, ठीक है। उससे ये मेरी वेबसाइट इसने पब्लिश कर दी, अब कोई भी ये यूआरएल डाल के वेबसाइट पे जा सकता है मेरे, ठीक है। तो ये एक फ्री सर्विस प्रोवाइडर था। इसी तरह हम जैसे हमने ऊपर प्ले स्टोर का डिस्कस किया था, हम गूगल से भी ले सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के केस में। तो ये एक फ्री सर्विस प्रोवाइडर था, इसलिए ये फ्री में ऐप पब्लिश करने दे रहा था, पता नहीं कब तक देंगे ये लोग। इसके पेड प्लान्स भी है तो उसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा स्पीड आ जाए, पर ठीक है, अभी के लिए फ्री से काम चल रहा है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है कि कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन मीट ना हो तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्टोरेज, ठीक है। तो यही इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जो है ना, ये EC2 है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। और ये S3 है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, सिंपल, ओ सॉरी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है तो
इनके बारे में पढ़ना है तो गीक्स फॉर गीक्स पे सारे ही सर्विसेज के बारे में मिल जाएगा। ये है अमेजोन S3 जस्ट यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, इस तरह अमेजोन EC2 भी सिलेक्ट करेंगे तो EC2 के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है अमेजोन की aws.amazon.com। अगर GFG लिखते हैं तो GFG के आर्टिकल्स में थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है सारे ही अमेजोन के सर्विसेज के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में। ये ठीक है, ये रहा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड रिसाइजेबल कैपेसिटी। ठीक है, जैसे हमने बोला कि पे एज यू गो फीचर में हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे 500 से 100 GB भी कर पा रहे थे हम, 500 से 700 भी कर पाए थे और रिवर्स भी पॉसिबल था। ठीक है, इस तरह फ्लेक्सिबल सर्विस देता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब वही हुआ ना। ठीक है, अब ये पे एज यू गो फीचर जब क्लाउड पूछते हैं ना तब इसमें डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके आंसर में। ठीक है, तो स्पेसिफिक सर्विसेज या सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाल दिया था। अब प्रोज एंड कॉन्स पूछ सकते हैं। इसके बाद सर्विस मॉडल्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेसिफिकली ये 3, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी दोनों जो थे सिक्योरिटी एज अ सर्विस और डेटाबेस एज अ सर्विस वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक हमारा था वर्चुअलाइजेशन करके। वर्चुअलाइजेशन में हमने देखा था क्या प्रोसेस होती है वर्चुअलाइजेशन की, इसमें वर्चुअल मशीन्स देखी थी। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ रह गई थी, बता देता हूँ मैं ऊपर जाके, कि हमारा हाइपरवाइज़र जो था, ये टाइप 1 टाइप 2 हाइपरवाइज़र, ये हाइपरवाइज़र का एक और नाम है। हाइपरवाइज़र को कह सकते हैं VMM। ठीक है, VMMs जो मल्टीपल हाइपरवाइज़र है, इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ठीक है, VMM। एक हाइपरवाइज़र को VMM भी बोलते हैं। अगर VMM भी क्वेश्चन में लिखा है तो वो हाइपरवाइज़र के बारे में ही पूछ रहा है। हाइपरवाइज़र का काम क्या है, वर्चुअल मशीन्स जो है, ये जो सर्वर से जनरेट हो रही है, इनको मॉनिटर करना, ये हाइपरवाइज़र का काम है। जैसे हमने बोला था हाइपरवाइज़र फीड करता है तब वर्चुअल मशीन्स जनरेट होती है, तो कह सकते हैं VMM के बारे में भी अगर पूछा है तो हाइपरवाइज़र के बारे में ही पूछा है ऐसा। तो एक क्वेश्चन अगर वर्चुअलाइजेशन पे आता है तो VMs एक्सप्लेन कर देने हैं, वर्चुअल मशीन्स एंड VMMs। ठीक है, हाइपरवाइज़र के बारे में और क्या प्रोसेस थी वर्चुअलाइजेशन की, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा लोड बैलेंसर पे एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ लोड बैलेंसर, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, एक बार अगर हो पाए तो इसके डेफिनेशंस देख लेना, असाइनमेंट्स में इसके डेफिनेशंस होंगे और क्वेश्चन बैंक में भी होंगे, तो एक बार डेफिनेशन देख लेंगे तो कैसे एग्जाम में लिखना है वो पता चल जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, अगर नहीं भी पढ़ते कुछ भी फिर भी बना के लिख सकते हैं आंसर अपने हिसाब से। फिर एक टाइप हाइपरवाइजर्स में, ठीक है, दोनों टाइप कर लेना, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, टाइप 1 और टाइप 2 में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक दो ही डिफरेंस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो हमने देखा टाइप 1 टाइप 2 हाइपरवाइजर में। इसके अलावा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पेसिफिक इसमें पूछ सकते हैं व्हाट इज, या फिर एक्सप्लेन पब्लिक क्लाउड, या फिर व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड, या फिर व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, एक और था, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक एक भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, या फिर पूरा ही क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पूछेंगे तो ये चारों लिखने हैं। नॉर्मली ये 3 यूज़ होते हैं हाइब्रिड तक, पर अगर कम्युनिटी क्लाउड पूछ लेते हैं तो कम्युनिटी क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक और टाइप है कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, हमने एक ये बात किया था कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पे, वो रिक्वेस्ट भेज रहे थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक कम्युनिटी क्लाउड ले रखा था। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, वो अपने लिए क्लाउड लेता है जिसको विथ इन ऑर्गेनाइजेशन ही अगर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है, छोटे 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 कंपनीज है, वो कंपनीज जो है अपनी सर्विसेज देने के लिए किसी अच्छे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, वो सर्विसेज किस तरह लेते हैं कि जैसे पब्लिक क्लाउड हमने लिया है तो पब्लिक क्लाउड सिर्फ मेरे यूज़ के लिए होगा। ठीक है, गूगल ड्राइव है उससे मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। पर कम्युनिटी क्लाउड ऐसा होगा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर पाए, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम हो रहा है वो उस कम्युनिटी क्लाउड में हो रहा है। ठीक है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, पर मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए, तो ये कम्युनिटी क्लाउड हो गया। ठीक है, ये 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कर सकते हैं। जनरली ये 3 ही यूज़ होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, पर कम्युनिटी भी अगर पूछ लें तो लिख सकते हैं। अब कम्युनिटी समझ आ गया हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो ज़्यादा ज़रूरी थे। और इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स जो था ना यहाँ पे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, इसमें कोई स्पेसिफिक सर्विस के बारे में भी पूछ सकते हैं। हमने ऊपर देखे अमेज़ॉन के थे EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, और S3 देखा था। ठीक है, इसमें अश्योर भी बहुत सारे सर्विसेज देता है। ये दोनों अमेज़ॉन की सर्विसेज थी। अश्योर देता है, GCP है, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इस तरह और भी सर्विस प्रोवाइडर्स है। ठीक है, GCP में भी गूगल एक और सर्विस देता है, गूगल ऐप इंजन। ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा ऊपर जब हम ऐप पब्लिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले ये सारी चीज़ें देख लेनी है, क्लाउड क्या है वो देख लेना है, ये चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पूछ सकते हैं कि क्लाउड क्या है, इसे अच्छे से देख लेना है। सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में भी अगर पता होगा तो सही रहेगा। वैसे तो वीडियो में सब बात कर लिया है कि कितने सर्विस प्रोवाइडर्स है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, बट जो मेन ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके बारे में बात कर लिया है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड देख लेना एक बार। ये सर्विस मॉडल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 तो स्पेसिफिकली देख ही लेना, प्लस इसमें 2 और सर्विस प्रोवाइडर्स देख लेना जो हमारे सिलेबस में, सॉरी सर्विस मॉडल्स देख लेना जो हमारे सिलेबस में है। एक सिक्योरिटी एज ए सर्विस और एक है डेटाबेस एज ए सर्विस। ठीक है, इन दोनों पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो देख ही लेना एक बार। वर्चुअलाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, वर्चुअल मशीन्स पूछ सकते हैं क्या होता है, और हाइपरवाइज़र पूछ सकते हैं क्या होता है। ठीक है, हाइपरवाइज़र में दोनों ही टाइप्स। और लोड बैलेंसर के चांसेस थोड़े से कम हैं कंपैरेटिवली, पर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, देख तो ये भी लेना है, लोड बैलेंसर भी, ऐसा नहीं है नहीं देखना, लोड बैलेंसर भी देख लेना है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स देख लेना है, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड। ऊप्स कॉन्सेप्ट से याद आ रहा है। ठीक है, ये सारे ही देख लेना है। कम्युनिटी भी एक बार देख ही लेना, क्योंकि सिलेबस में है हमारे तो पूछ सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं, अमेज़ॉन की ही स्पेसिफिकली बहुत सारे सर्विसेज है जो अमेज़ॉन दे रहा है। तो एक बार अगर ऊपर ऊपर से पढ़ भी लेंगे तो लिख सकते हैं ये सारी चीज़ों को। तो ये क्वेश्चंस थे जो पूछने के ज़्यादा चांसेस है फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के पेपर में।